हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक बार फिर से नेपाल में हिंदू राष्ट्र की डिमांड तेज हो गई है और साथ ही साथ नेपाल में फिर से मोनार्की लाने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर नेपाल की सड़कों में प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं और इसके रिगार्डिंग वेरियस आप आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। क्लैश इरप्ट्स बिटवीन नेपाल पुलिस एंड आरपीपी प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग मोनार्की एंड नेपाल एज ए हिंदू राष्ट्र। और इसके रिगार्डिंग ना वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर प्रोटेस्टर डिमांड कर रहे हैं नेपाल से फिर से मोनार्की राजतंत्र को वापस लाने के लिए और एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। क्योंकि आपको बता दें कि नेपाल में आज के टाइम में 80% से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हिंदू से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आज से 16 साल पहले जब राजतंत्र जब खत्म किया गया था, मोनार्की रूल खत्म किया गया था, 2007 का वो टाइम था जब लास्ट किंग ज्ञानेंद्र के खिलाफ में प्रोटेस्ट की जा रही थी, राजतंत्र के खिलाफ में प्रोटेस्ट की जा रही थी और एक डेमोक्रेसी की डिमांड की जा रही थी। लेकिन आज एक बार फिर से मोनार्की के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए और फिर से डिमांड कर रहे हिंदू राष्ट्र की और डेमोक्रेसी की। क्योंकि 2007 से पहले राजतंत्र था, इसके बाद में डेमोक्रेसी आती है, इलेक्शंस होते हैं, 2015 तक आते आते यहाँ पर संविधान बनता है, नेपाल का संविधान। और रिसेंटली अगर हम लास्ट 1 ईयर देखें तो फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखी जा रही है। जो किंग ज्ञानेंद्र के सपोर्टर है वो बेसिकली यहाँ पर सोशल मीडिया का भरपूर यूज कर रहे हैं, जिनमें से टिकटॉक का बेसिकली यूज किया जा रहा है। और इसको लेकर नेपाल सरकार के खिलाफ में, या इन शॉर्ट ये कि जो प्रचंड पुष्पा कमल दहल, जिन्हें इन शॉर्ट कह सकते हैं, वो फिलहाल भी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके खिलाफ में, इनके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट की जा रही है। लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है सरकार के अगेंस्ट में और इसका यूज, इसमें बेसिकली यूज किया जा रहा था टिकटॉक का, जो कि चाइनीज कंपनी है। भारत ने इसे 2020 में ही बैन किया था, लेकिन पिछले साल नेपाल ने भी इसे बैन कर दिया। क्योंकि इसको लेकर नेपाल ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सोशल हार्मनी यहाँ पर डिसरप्ट हो रही है और क्योंकि हिंदू राष्ट्र की डिमांड के लिए सोशल मीडिया का भरपूर यूज किया जा रहा था। तो अगर 1 साल से ये डिमांड चल रही हिंदू राष्ट्र की और मोनार्की की, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा क्या हुआ कि फिर से प्रोटेस्ट तेज हो चुका है। इमीडिएट रीजन अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि पिछले महीने की बात है जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड, या पुष्पा कमल दहल इन शॉर्ट कह सकते हैं, इन्होंने अपना जो एलियांस था नेपाली कांग्रेस इनके साथ में तोड़कर फिर से, या इन शॉर्ट ये कहें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML इनके साथ में अपनी जो गठबंधन है वो बना ली है। थोड़ा सा नेपाल की थोड़ी सी हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको बताएं तो आपको बता दें वहां डेमोक्रेसी तो आ चुकी है, वहां पर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट है, वहां पर भी 2 सदन है। एक जो सदन है जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं और दूसरा जो आपका है वो नेशनल असेंबली कहते हैं। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है एक्चुअली ये जस्ट लाइक हमारे लोकसभा की तरह है। यहाँ पर 275 यहाँ पर टोटल सीटें हैं, जिनमें से पुष्पा कमल दहल के पास में जो CPN मॉइस्ट जो है MC वो 30 सीटें हैं। इसके पहले इनको समर्थन था NC, आप नीचे देखिए ऑपोजिशन पार्टी नीचे 88 सीटें, लेकिन इनके साथ गठबंधन तोड़कर, ये लेटेस्ट डेटा आपको बता रहे हैं, अपडेटेड भी है, तो CPN कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML के साथ में ये गठबंधन कर लिए हैं। और CPN के नेता आपको पता होना चाहिए KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली आपको पता होना चाहिए कि ये ज्यादा चाइना इंक्लाइंड थे, शुरू से ही रहे हैं, प्रो चाइना माने जाते हैं और भारत के खिलाफ में जब काला पानी की इशू हुआ था उस टाइम में यही थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। राम को लेकर कंट्रोवर्सी जो बेसिकली की जा रही थी उस वक्त में, सीता माता को लेकर, वो सारी चीजें जो है इसी से लिंक है, तो इनके साथ में गठबंधन कर ली गई है। तो कहा यह जाता है कि ये सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर फिर से जो प्रोटेस्टर है वो सामने आ गए। लेकिन ये तो इमीडिएट रीजन है, लेकिन सबसे मेन रीजन की हम बात करें, जो आज के टाइम में नेपाल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे सरकार के खिलाफ में, नेपाल के लोग डिमांड कर रहे फिर से राजतंत्र को वापस लाया जाए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे जो रीजन है, खासकर नेपाल में करप्शंस, आज के टाइम में नेपाल की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, करप्शंस को प्रमोट कर रही है, ऐसे आरोप लगते हैं। वो सारे मीडिया आउटलेट्स में चीजें, रिपोर्ट्स निकल के आती है। कहा यह भी जाता है कि प्रेजेंटली जो अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर है प्रचंड, इन्होंने यहाँ पर नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रखा है और रिसेंटली चाइना की तरफ जो इंक्लाइनेशंस है वो भी देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इनका गठबंधन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML के साथ में होना, जो प्रो चाइना माने जाते हैं, ये भी एक फैक्टर माना जाता है। और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह है कि जो किंग ज्ञानेंद्र है, जो अंतिम राजा माने जाते हैं, ये भी अब एक्टिव हो चुके हैं। देखिए वहां पर आज भी राजतंत्र है, लेकिन ये नाम के राजतंत्र है। आप कभी पॉलिटिक्स जो पॉलिटी में पढ़े होंगे, स्टाम्प पेपर कहीं पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो स्टाम्प मुहर की तरह होते हैं, तो यहाँ पर जस्ट लाइक जो यहाँ के राजा है वो मुहर की तरह है। लेकिन यहाँ के जो किंग ज्ञानेंद्र है फिर से वो एक्टिव हो चुके हैं। रिसेंटली बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट की जा रही है, रिसेंटली बहुत सारी जो सभा है इनको यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है, क्योंकि जब से KP शर्मा ओली और दूसरी तरफ यहाँ पर पुष्पा कमल दहल जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, इनकी तरफ से जब से यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद में हिंदू
राष्ट्र की डिमांड और तेज भी होगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से केपी शर्मा ओली जो है इनके ऊपर करप्शंस के चार्जेस हैं, नेपोटिज्म के चार्जेस है पहले से थे, और दोनों अब साथ में मिल चुके जो एक टाइम में ऑपोजिशन में खड़े थे। लेकिन थोड़ा हम बात करें 2007 से पहले जो किंग जो हुआ करते थे उस टाइम में, एक्चुअली हुआ ये कि 2000 के टाइम में, जुलाई की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मैस्कर माना जाता है जो किंग फैमिली होती है, नेपोलिस रॉयल मैस्कर कहा जाता है। जब यहाँ पर 2000 में जो किंग उस समय थे नेपाल के, राजा बीरेंद्र, ये एक शाम जाते हैं एक होटल में एक पार्टी के लिए पूरी फैमिली के साथ में। उसी दौरान यहाँ पर उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे ड्रिंक की होते, और ड्रिंक करने के बाद में अपनी फैमिली को, अपने ही पिता को बीरेंद्र को, अपने ही अंकल को, अपने ही माताजी को, अपने ही अंकल आंटी को, ये सभी को मार देते हैं रिवॉल्वर के साथ में। और क्यों यहाँ मारा गया, इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन बताया नहीं गया है। कहा यह जाता है कि ये ड्रिंक किए हुए थे इसलिए यहाँ पर मार दिया गया। और इसी के बाद में जो किंग बीरेंद्र यहाँ पर जो इमेज देख पा रहे हैं, इसी के छोटे भाई है किंग ज्ञानेंद्र, जो आज के टाइम में 2007 तक में ये किंग रहे, और उसके बाद में किंग की जो पोजीशंस है वो यहाँ पर हटा दी गई, डेमोक्रेसी यहाँ पर लाई गई। और आज एक बार फिर से किंग को कम बैक करने की डिमांड की जा रही है, मोनार्की रूल लाने की बात की जा रही है आफ्टर 16 इयर्स। और इसको लेकर जो लोग हैं यहाँ पर सड़कों में उतरे हुए हैं, और जो लोग यहाँ पर जो बढ़ावा दे रहे हैं, बेसिकली जो हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र की जो डिमांड कर रहे हैं, इनकी एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो बेसिकली बेस्ड है आइडिया ऑफ नेटिविज्म एंड मोनोकल्चरलिज्म। और कहा जाता है कि जो नेटिविज्म है और मोनोकल्चरलिज्म है, इसमें डेमोक्रेसी की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन इसको लेकर भारत और नेपाल जो रिलेशंस है, इस पे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच में अगर हम पोजीशंस देखें तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है चाइना और नेपाल भारत के बीच में। और आज के टाइम में ना 8 मिलियन नेपाली सिटीजन्स वो आज के टाइम में भारत में रहते हैं, और 6 लाख ऐसे इंडियंस जो नेपाल में रहते हैं। अगर हम बात करें रेमिटेंसेस की, बायलैटरल रेमिटेंसेस जो फ्लो होती है, तो 3 बिलियन जो डॉलर है नेपाल से इंडिया आता है, और 1 बिलियन करीब करीब अपोजिट इंडिया से नेपाल जाता है। इसके अलावा भी देखें तो हम लोग नेपाल और भारत के बीच में पावर को लेकर कॉपरेशन है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत और नेपाल के बीच में रिलेशंस है। लेकिन वही दूसरी तरफ नेपाल और चाइना, आपको पता होना चाहिए, नेपाल एक टाइम में इवन कि आज भी चाइना कार्ड प्ले करता है भारत के खिलाफ में। और इसको बेसिकली हम देख सकते हैं, जो नेपालीज इंपोर्ट है, जो नेपाल चाइना से जो इंपोर्ट करता है, ये 2013-14 से लेकर 2022-23 के बीच में ये 3 गुना बढ़ा हुआ है। जहां 2013-14 के बीच में 138.75 बिलियन डॉलर इंपोर्ट नेपाल करता था, वही 3 गुना बढ़कर ये ये आपका नीचे का है, ये जो आपका 1.667 बिलियन था 13-14 में, ये आपका 138.75 बिलियन हो चुका है। इसके अलावा भी देखें तो चाइना आज के टाइम में नेपाल में लगातार कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें या फिर रिसेंटली नेपाल के जो एयरपोर्ट है रिसेंटली जिसे बनाया गया है, इसको लेकर बात करें। सो फाइनली नेपाल, चाइना और इंडिया, इस बीच में इंडिया क्या सोचता है नेपाल को लेकर, जो रिसेंटली यहाँ पर प्रोटेस्ट देखी जा रही, जो डिमांड देखी जा रही इसको लेकर। तो भारत का यहाँ पर व्यूज ये है कि आज के टाइम जिस तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखी जा रही है नेपाल में, ये भारत के लिए रियली एक कंसर्न है। क्योंकि जब से प्रचंड की जो गवर्नमेंट आई है पुष्पा कमल दहल की, उसके बाद से न्यू दिल्ली यानी भारत की हम बात करें या नेपाल की बात करें, दोनों के बीच जो रिलेशन है वो इंप्रूव हुए हैं। केपी शर्मा ओली के टाइम में जो रिलेशन कहीं कहीं एक डिस्टर्ब देखा जा रहा था, वो चीजें आज के टाइम में इंप्रूव हुआ है। सो डेफिनेटली ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी कंसर्न है और नेपाल के लिए भी कहीं ना कहीं कंसर्न। जब अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है तो डेमोक्रेसी खतरे में आएगी, डेमोक्रेसी खतरे में आएगी तो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, उससे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। लेकिन आप इस इशू को लेकर आपका क्या मानना है? नेपाल आज के टाइम में डिमांड जो कर रहा है कि ये कितना सही है हिंदू राष्ट्र का डिमांड करना, क्योंकि वहां पे 80% लोग वहां पे हिंदू पॉपुलेशन है, और फिर से एक राजतंत्र को फिर से वापस लाना, ये कितना सही है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।